वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज क्लास 11th के लिए डिप्रिसिएशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अकाउंटेंसी का ये क्लास रहेगा आपका, और इस सेशन में हम क्या सब कवर करने जा रहे हैं इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है और आपके कंटेंट जो है अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये सेशन और जानते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन जो है आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका हिंदी अर्थ होता है ह्रास। ठीक है, डिप्रिसिएशन जो है वो एक डिक्लाइन है आपके फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कुछ खास समय बाद उनकी वैल्यू कम हो जाती है, धीरे धीरे हर साल उनका वैल्यू जो है रिड्यूस होते जाता है, और इसी को अकाउंटिंग टर्म में डिप्रिसिएशन कहा गया। लिखा गया है यहाँ पे डिप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, पासेस ऑफ टाइम और ऑब्सोलिसेंस। मतलब कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कमी होना, और वो कमी किन कारणों से होती है, तो वो कमी होती है आपके पासेज ऑफ टाइम के कारण, समय बीतने के कारण। अगर हमारी संपत्ति जो है काफ़ी पुरानी हो गई, इसके वजह से बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वियर एंड टियर आता है, घिसावट होती है, उसको पुराना होता है वो, तो इसके कारण। और अगला है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि वो वस्तु अब आउटडेटेड हो गया है और प्रचलित हो गया है, तब भी वहाँ पे डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे अभी के वर्तमान परिदृश्य में अगर आप बाइक की बात करें, अगर किसी के पास राजदूत है तो जिस समय वो राजदूत बाइक हुआ करती थी उस समय उसकी वैल्यू थी, लेकिन अभी वो ऑब्सोलीट हो गया है, चाहे कारण कुछ भी हो, इसलिए उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम या नाम मात्र का हो गया है। तो ये टर्म है डिप्रिसिएशन। ठीक, as an accounting term, depreciation is that part of the cost of a fixed assets which has expired on accounts of its uses or lapse of time. Hence depreciation is an expired cost or expenses charged against the revenue of a given accountancy period. अब वही बातें यहाँ भी लिखी गई हैं, थोड़ा सा इसमें जोड़ा गया है। क्या, ये मैं आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंटिंग टर्म है जो किसी फिक्स्ड एसेट्स का वो कॉस्ट का पार्ट है जो एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, जिसमें कमी आ चुकी है, जो एक्सपायर्ड हो चुका है। किन कारणों से, तो इसके यूजेस के कारण से, लैप्स ऑफ टाइमिंग के कारण। तो इसीलिए ये डिप्रिसिएशन जो है एक तरह का आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट है या एक्सपेंसेस है जिसको आपको चार्ज करना होता है आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, आपका जो डिप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट्स पे, मान लीजिए कि आपकी किसी कंपनी में आपका कोई प्लांट है 5 लाख का, और 5% के दर से उसको डिप्रिसिएट करना है हर साल आपको, तो 5 लाख का 5% जो होगा वो कितना होगा, तो 5 लाख का 5% होगा आपका 25,000 रुपये। तो ये 25,000 जो होगा वो हर साल आप डिप्रिसिएट करेंगे, लेकिन वो डिप्रिसिएशन आप चार्ज कहाँ करेंगे, तो एक तो कि आप एसेट्स के वैल्यू में से हर साल 25,000 घटा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टू डिप्रिसिएशन करके इसे दिखाएंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उसका भार डाला गया कि भाई इस प्रॉफिट में से हम इस लॉस को, एक तरह का लॉस है डिप्रिसिएशन आपका, तो इस लॉस को हम जो है मैनेज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो है चार्ज किया जाता है हमारे रेवेन्यू से, हमारे प्रॉफिट से। ठीक, इट शुड बी नोटेड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिप्रिसिएशन और इट्स बेस आर डिप्रिसिएबल एसेट्स। अब एक टर्म यूज़ होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, अगर अकाउंटिंग में हम बात करें तो एक टर्म यूज़ होता है डिप्रिसिएबल एसेट्स का। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स ले ली, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके बाइक्स हों, चाहे वो कार हो, ठीक है, ये सब के सब डिप्रिसिएबल हैं। डिप्रिसिएबल कहने का मतलब, मान लीजिए आप आज गए किसी बाइक की एजेंसी में, आपने कोई बाइक खरीदी 80,000 की, और अगर आप कल ही उसे बेचना चाहें या आने वाले कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, तो क्या वो 80,000 आपको वापस मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दाम जो है डिप्रिसिएट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिप्रिसिएशन के इस टर्म को समझ सकते हैं। बात आई समझ में? तो डिप्रिसिएबल एसेट्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें ज़्यादातर आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। कुछ एक और चीज़ें हैं जो हम आगे बात करेंगे। और लिखा है और इट्स बेस आर डिप्रिसिएबल एसेट्स विच आर, अब कौन कौन है, तो एक्सप्रेस्ड टू यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। डिप्रिसिएबल एसेट्स जनरली किनको कहा गया, या इसका क्या बेसिक मापदंड है, क्या यूनिट है मेजरमेंट का कि डिप्रिसिएबल एसेट्स कौन है, तो वो है आपका वैसा एसेट्स जो एक पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है।
जैसे आपने अपने कंपनी के लिए मशीनरी खरीदी, तो क्या मशीनरी आप एक अकाउंटिंग पीरियड यूज़ करेंगे, अगले ही पीरियड में बेच देंगे? जी नहीं। जनरली मशीनरी जब किसी प्लांट में या किसी अकाउंटिंग फर्म में खरीदी जाती है तो वो कई सालों तक चलती रहती है किसी कंपनी में, तो इसीलिए ये आपका क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट्स है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए अगर वो यूज़ हो रहा है तो फिर वो डिप्रिसिएबल एसेट्स है। उसके बाद हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते भी, उनका एक लिमिटेड वैल्यू है, लिमिटेड लाइफ है। जैसे हम बात करें पेटेंट की, जैसे हम बात करें कॉपीराइट की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कुछ समय के बाद एक्सपायरेशन हो जाता है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, आपको दोबारा उसको रिसिड्यूल करवाना पड़ता है, दोबारा उसे आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ठीक, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो पेटेंट हो, ये सब के सब आपके क्या है, इनका एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, कई फिक्स्ड एसेट्स हैं, या ज़्यादातर सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स ऐसे हैं जिनका एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी बाइक की हमने बात करी, अब मान लीजिए कि आप कोई कार खरीद के ला रहे हैं, तो ये कार क्या आप जीवन पर्यंत यूज़ करेंगे? ठीक है, क्या ये जीवन पर्यंत यूज होगा? जी नहीं, कभी नहीं। इसका भी एक वैलिड लाइफ स्पैन होगा, लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, जिसके बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो इसीलिए मतलब ये वैसे चीज़ों को डिप्रिसिएबल एसेट्स के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं जिनका एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो। ठीक, और थर्ड पॉइंट जो है वो लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स आर। अब डिप्रिसिएबल एसेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? तो मशीनरी होगा, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, प्लांट होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, कंप्यूटर होगा, ट्रक होगा, वैन होगा, इक्विपमेंट और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? क्या सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? तो इस अंतर को समझिए क्या है। मान लीजिए कि आपने बिजनेस कर लिया है, आपका किसी कार का बड़ा सा शोरूम है, तो आपके यहाँ जो कार खरीद के आप लाते हैं वो किस पर्पज़ से लाते हैं? बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहा है ना? तो ऐसे एसेट्स को डिप्रिसिएट नहीं किया जाता है। बात आ गई समझ में? ऐसे एसेट्स को डिप्रिसिएट नहीं किया जा सकता है। वही मेरे पास कार का शोरूम नहीं है और मैं कार खरीद के अगर लाता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या अपने मान लीजिए मैंने कोई वैन खरीदी और उस वैन का यूज़ मैं कर रहा हूँ अपने बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन में, अपने किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए, तो वो डिप्रिसिएबल एसेट्स है। अंदर समझिए इस चीज़ का। तो ये डिप्रिसिएबल एसेट्स ये सारे होंगे। तो मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर, ट्रक, वैन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक, बात आ गई समझ में? चलिए अब बात कर ले हम इसके फीचर्स की कि डिप्रिसिएशन जो होता है इसके क्या फीचर्स हैं। तो अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स या जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आपने सब में वही देखा कि जो भी चैप्टर हैं या जो भी टॉपिक है उसके डेफिनेशन से, उसके परिभाषा से ही उसका फीचर्स ले लिया गया। यहाँ भी सेम चीज़ होगा, लिखा है इट इज़ अ नन कैश एक्सपेंसेस। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये नन कैश एक्सपेंसेस है। नन कैश एक्सपेंसेस कैसे? नन कैश एक्सपेंसेस कैसे? तो मान लीजिए कि अभी हमने बाइक का एग्जांपल लिया कि बाइक खरीद के आप लाएं और इस साल आपने खरीदा उसे 80,000 में, तो अगले साल वो 80,000 में नहीं बिकेगा, उसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। तो क्या इसके लिए आपको कैश स्पेंड करना पड़ा इस साल एट प्रेजेंट? क्या आपको कैश एक्सपेंड करना पड़ा? जी नहीं, कैश स्पेंड नहीं करना पड़ा। कैश तो आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं खरीदते समय ही, बस उसकी वैल्यू कम होती चली गई। ठीक है, साल दर साल उसके वैल्यू में गिरावट आता चला गया, जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन के टर्म के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए इसे नन कैश एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसके बदले में आपको उसी समय कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। तो कैश जब हमारा जा ही नहीं रहा है, कैश एक्सपेंसेस हो ही नहीं रहा है, तो कैश का आउटफ्लो कैसे होगा? आउटफ्लो मतलब कैश का जाना, इनफ्लो मतलब कैश का आना। तो कैश का आउटफ्लो भी आपका नहीं हो रहा है। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड। ठीक, और ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसको राइट ऑफ करते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो है ये सारी चीज़ें। आपने मशीनरी खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने फर्नीचर खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने वैन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सबके सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो इनको जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदा आज 1 लाख का, और वो पुरानी कार थी और उसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन जो है वो लगाया गया 10 साल। ठीक, तो 1 लाख को जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10,000।
मतलब हर साल उसकी वैल्यू कितने कम हो रही है, 10,000। तो उस 10,000 को हम कहाँ चार्ज कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अपने प्रॉफिट से इसको चार्ज करते हैं, तो इसलिए हम उसे हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उतने से चार्ज कर देते हैं, मतलब घटा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि एक कैपिटल एक्सपेंसेस है जिसको आपको राइट ऑफ करना होता है, कम करना होता है हर साल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहती है जब तक कि आपके पास वो एसेट्स है। ठीक है, जब तक वो आपके पास अंटिल जो एसेट्स है वो आपके पास है तब तक ये आपका डिप्रिसिएशन जो है उस पर चार्ज करते रहना होगा जब तक कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है। थर्ड है, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। मतलब अभी हमने डिप्रिसिएशन को पढ़ा कि एक ऐसा टर्म है जो किसके कारण होता है, तो लैप्स ऑफ टाइम के कारण, समय बीतने के कारण होता है, वियर एंड टियर के कारण होता है, घिसावट के कारण होता है, यूजर्स के कारण होता है, आपने जो यूज़ किया उसके कारण होता है। तो इन्हीं सब कारणों से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है और ये भी इसका एक फीचर्स है। तो फीचर्स को हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे कि कुछ और टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिप्रिसिएशन के जैसे। डिप्रिसिएशन के वर्ड के बदले ये भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक है डिप्लेशन और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। ठीक, इन दोनों का यूज़ कहाँ करेंगे, तो डिप्रिसिएशन का यूज़ आपको करना है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, या जिसको आप कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस हमने किया है आने वाले साल में। आप मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, आने वाले साल में मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, तो दे बोथ द एक्सपेंसेस आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो दोनों क्या हैं आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं इनके लिए आप जो टर्म यूज़ करेंगे, उनके वैल्यू के कम होने के लिए जो आप टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन। डिप्लेशन क्या है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, जैसे हीरा, जैसे कोयला, तो उन सब की कमी अगर होती है तो उसके लिए हम डिप्लेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी कमी के लिए हम डिप्लेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, माइनिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप माइनिंग का काम करते हैं, माइनर से आप निकलवाते हैं अंदर से कोयला निकाल के, आप फिर उसे बेचते हैं, या जो भी मटेरियल्स अंदर से निकलते हैं उसे आप बेचते हैं, तो वहाँ आप डिप्रिसिएशन का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ सेम काम दोनों का लगभग सेम है, वहाँ आप डिप्लेशन का यूज़ करते हैं। बात आ गई समझ में। तो डिप्लेशन और डिप्रिसिएशन में बेसिकली अंतर क्या है, ये समझ में आ गया आपको, डिप्रिसिएशन। और इसके बाद बात आती है अमोर्टाइजेशन की। अमोर्टाइजेशन क्या है, तो अमोर्टाइजेशन भी सेम टर्म है, ये भी यूज़ किया जाता है कमी के लिए ही, लेकिन ये यूज़ किया जाता है नॉन फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ठीक, नॉन फिक्स्ड एसेट्स मतलब वैसे एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, वैसे एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे पेटेंट की बात हम लोग अभी ऊपर में कर रहे थे, कॉपीराइट की बात कर रहे थे, तो उनका अमोर्टाइजेशन होता है, गुडविल होता है, ये सारी चीज़ें जो है इनका अमोर्टाइजेशन होता है, इनका डिप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक, तो तीनों टर्म को आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, डिप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, डिप्लेशन यूज्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज दैट आर बेस्ड ऑन दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अवर इकोनॉमी। और थर्ड जो टर्म है आपका वो है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें थी फीचर्स ऑफ डिप्रिसिएशन। के बाद हमने देखा कि डिप्रिसिएशन के लिए और कौन है जो सिमिलर टर्म यूज़ किए जाते हैं। अब डिप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है ये डिप्रिसिएशन, क्यों लगाया जाता है। तो पहला जो कॉज है इसका, ये हम लोग बार बार डिस्कस करते जा रहे हैं, वियर एंड टियर ड्यू टू यूज़ और पासेस ऑफ टाइम। जब आप यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का तो जाहिर सी बात है उसमें घिसावट होगी, उसमें कमी आएगी। आपने कोई मशीनरी खरीदा, उस मशीनरी को आप यूज़ कर रहे हैं तो दिन ब दिन उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो रहा है, उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, घिसावट आ रही है उसमें। तो पासेज ऑफ टाइम के कारण या यूज़ के कारण, अब केवल यही नहीं कि आप यूज़ कर रहे हैं, तब मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदी और उसको चुपचाप लगा दिया गैरेज में, तो अगर आप 8 साल 10 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं 5 साल के, तो क्या वो पुरानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वहाँ है पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम के कारण भी अगर उसमें कमी आती है, अगर वो घटता है, तो वो डिप्रिसिएशन का कारण बनता है और इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या है, एक तरह के लीगल राइट्स हैं आप पे। जैसे कॉपीराइट में क्या होता है कि आपके नाम का, आपकी कंपनी के नाम का, आपके फर्म के नाम का कोई दूसरा आदमी जो है या कोई दूसरी फर्म जो है वो यूज़ नहीं कर सकती, वो कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट एक लीगल राइट है हमारा, पेटेंट एक लीगल राइट है हमारा, जो एक्सपायर होता है। ठीक है, तो इसके एक्सपायरेशन जो होते हैं ये भी डिप्रिसिएशन के कारण बनते हैं।
थर्ड है ऑब्सोलिसेंस, जिसका जनरल वर्ड मैंने जिसके लिए आपको बता दिया है कि अगर आउटडेटेड हो जाए, आउट ऑफ डेट हो जाए कोई संपत्ति जिसका वैल्यू अब कुछ नहीं रहा, अब चाहे वो किसी कारण से हो, चाहे वो टेक्निकल के कारण हो, मान लीजिए कि नई तकनीक की कोई गाड़ी आ गई तो पुरानी तकनीक की जो गाड़ी होंगी उनका वैल्यू जनरली घट ही जाता है। जैसे पहले जो बाइक्स आया करती थी उनमें किक से स्टार्ट होता था, उसके लिए आपको जोड़ लगाना पड़ता था, और अब जो बाइक्स आ रहे हैं उसमें सेल्फ स्टार्ट है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अब जो पुरानी वो बाइक होगी उसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्सोलीट हो गया, वो घट जाएगा। तो इसके लिए भी कॉजेज होते हैं, डिप्रिसिएशन के भी कॉज बनते हैं। कुछ एबनॉर्मल फैक्टर्स होते हैं। एबनॉर्मल फैक्टर्स कहने का मतलब जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आपकी कार है और आप कार चला रहे थे, या आपका कार लेकर ड्राइवर कहीं जा रहा था, किसी दूसरी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी जिसके कारण आपकी गाड़ी में टूट फूट हो गई और वो पुरानी जैसा लगने लगी। तो क्या अब जो कोई ग्राहक उसे दोबारा खरीदने आएगा, या अब जब आप उसे कभी बेचेंगे तो आप क्या सेम प्राइस पाइएगा? बिल्कुल नहीं, आपको उससे कम प्राइस में उसे बेचना पड़ेगा। तो ये है एबनॉर्मल फैक्टर्स। ये आग लगने की वजह से, एक्सीडेंट के कारण, किसी नेचुरल फिनोमेना के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, आपने कहीं पर फार्म हाउस खोल रखा है या बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपकी, और वहाँ पे अचानक बहुत तेज़ बाढ़ आ गई, बहुत तेज़ साइक्लोन आ गया, जिसके कारण आपके बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स जो थे वो डैमेज हो गए बुरी तरह। तो क्या होगा, ये सब एबनॉर्मल फैक्टर्स हैं जो डिप्रिसिएट करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो ये भी कॉज है हमारे डिप्रिसिएशन के। अब डिप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है? क्या डिप्रिसिएशन ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ये मैचिंग ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स पर्पस के लिए भी ज़रूरी है। जब तक हम एसेट्स को डिप्रिसिएट नहीं करेंगे तब तक हम उसके ओरिजिनल प्राइस को नहीं जान पाएंगे, और डिप्रिसिएट करेंगे तब फिर हमारा प्रॉफिट जो है घट जाएगा, जिसके वजह से हमें टैक्स में फ़ायदा हो जाएगा। अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं आप तो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसके कारण आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो टैक्स के कंसिडरेशन के बेसिस से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। डिप्रिसिएशन लगाने के पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है, इट इज़ अ बेसिक और मेन कॉज, मेन नीड्स और मेन इंपॉर्टेंस टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट्स टू नो द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी फर्म और एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिल्कुल सत्य है, सही है, इस बात की जानकारी हमें उसकी बैलेंस शीट से लगती है। और बैलेंस शीट में अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को डिप्रिसिएट नहीं किया है, मतलब कि आपका बैलेंस शीट जो है आपकी सही आर्थिक स्थिति को, वास्तविक आर्थिक स्थिति को नहीं दिखा पाएगा। सो इट इज़ द नीड टू चार्ज द डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। और लास्ट जो नीड है इसका वो है कॉम्प्लायंस विद लॉ। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को मेंटेन किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस लॉ को कंप्लायंस करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो इन सारे कारणों से ये ज़रूरी है कि आप डिप्रिसिएशन लगाएं अपने फिक्स्ड एसेट्स पे। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कुछ फैक्टर्स जो है उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको अफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? तो पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आप इसे समझें कि क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कोई सामान ऐसा खरीदा जिसे इंस्टॉलेशन की ज़रूरत था। आपने AC खरीदा, ठीक, AC जो आपने ख़रीदा उस AC का कीमत जो था वो 40,000 रुपये था। लेकिन जब वहाँ पे आपके घर पे एक मैकेनिक आया और उसने उसे इंस्टॉल किया, लगाया, तो उसके एवज़ में आपको 500 रुपये और खर्च करने पड़े। फिर ट्रांसपोर्टेशन पे आपको वहाँ से घर लाने के लिए AC के लिए जो ठेला या गाड़ी करना पड़ा, उसके लिए आपने जो खर्च किए वो सब के सब, अगर उस पर इंश्योरेंस है, कोई ऐसी संपत्ति है जिस पे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का जो बर्डन है वो सब इस पे जोड़ लिए जाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स में, है ना। तो ये पूरा का पूरा जोड़ने के बाद हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जो अमाउंट होगा डिप्रिसिएशन का, क्या वो सही निकलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे जितने भी खर्च हैं इन सारी चीज़ों को हम जोड़ के तब कॉस्ट ऑफ एसेट्स सही पता करें, देन वी डिप्रिसिएट करेक्टली द एसेट्स। ठीक है, तब हम करेक्टली जो है एसेट्स को डिप्रिसिएट कर पाएंगे और उसका सही वैल्यू जान पाएंगे कि क्या है। दूसरा है एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू का क्या मतलब है
कि मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि आपने कोई कार खरीदी, पुरानी कार थी, वो 1 लाख की कार थी और 10 सालों के लिए वो लाइफ स्पैन है उसका, हमने एस्टिमेशन किया, आकलन किया कि 10 सालों के बाद इसका नेट रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अगर सही आपने नहीं एस्टिमेशन किया है, मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि 0, लेकिन 10 सालों के बाद भी वो कार जो है 10,000 में आराम से बिक जाती है अगर, तो फिर आपका जो ये डिप्रिशिएशन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसीलिए एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके डिप्रिसिएबल अमाउंट को अफेक्ट करने के लिए। तीसरा है डिप्रिसिएबल कॉस्ट। डिप्रिसिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि वही कार, जैसे अभी हमने एग्जांपल जो आपको दिया कि 1 लाख की कार है, आने वाले 10 सालों के बाद उसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी, तो डिप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है आपका, तो 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000, एंड 90,000 इज डिप्रिसिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो 90,000 जो है आपका डिप्रिसिएबल कॉस्ट है, उसी को आपको डिप्रिसिएट करना है 10 सालों के लिए, 9,9,9,9,000 करके आपको 10 सालों तक उसको डिप्रिसिएट करते चले जाना है। बात आ गई समझ में। फोर्थ है आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे थे, वही है ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब कि कितने सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी डिप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी होगी, उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना होगा, कितने सालों के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो होता है हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर यहाँ भी आप कम या ज़्यादा कर देते हैं तो फिर आपका डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिशिएशन। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रिशिएशन के लिए प्रोविज़न की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप हर साल अपने डिप्रिशिएशन का मेथड जो है चेंज नहीं कर सकते। इसके कुछ एक सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन जनरली आप अपने डिप्रिशिएशन का जो मेथड है उसको हर साल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक ही मेथड को फॉलो करना होता है। तो मेनली 2 मेथड हैं इसके, पहला है फिक्स्ड मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। तो WDV मेथड को तो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे समय के अभाव के कारण, चूंकि आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आज हम केवल स्ट्रेट लाइन मेथड को समझेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए आपको मैं समझा दूं कि इसमें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसे ही आपको डिप्रिसिएट करना होता है। ये साल दर साल बदलता नहीं है। जैसे इस साल अभी हमने जो कार वाला एग्जांपल लिया था, उस पर इसको समझिए कि 1 लाख की अगर पुरानी कार आपने खरीदी और 10 सालों के बाद उसका वैल्यू जो है 10,000 हो जाएगा, तो फिर टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना है आपका, 90,000। तो उस 90,000 को आपको 10 सालों में बांट देना है, मतलब 9,000 9,000 9,000 करके आपको डिप्रिशिएशन लगाना है हर साल। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की यही खास बात है कि इसका अमाउंट जो है वो वेरी नहीं करता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक, इसके लिए 2 फार्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे। तो डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला है कि ओरिजिनल कॉस्ट जो था उसका वो, जैसे 1 लाख रुपए अभी कार का जो हम लोग एग्जाम्पल लिया, उसमें यहाँ पे डाल देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमने कहा कि वो 10,000 रह जाएगा 10 सालों बाद, तो माइनस 10,000, तो 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे, कितना आएगा, 90,000। नीचे देखिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मैंने क्या कहा कि 10 सालों बाद, तो यहाँ पे 10 लिख दें। 90,000 को जैसे ही आप 10 से डिवाइड देंगे, 9,000 निकल के आ गया आपका डिप्रिशिएशन। अब बात आई कि रेट कितना है भाई डिप्रिशिएशन का। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना है, तो ऊपर हम लिखेंगे 9 लाख, नीचे लिखेंगे उसका एक्चुअल कॉस्ट जो था जितने में हमने खरीदा था 1 लाख, और यहाँ लिखेंगे हम 100। ठीक, तो 9% अप्रॉक्स, शायद 9% ही आए, तो 9% जो आएगा आपका वो होगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि आपको हर साल 9% उस एसेट्स का वैल्यू जो है वो डिमिनिश करते जाना है, घटाते चले जाना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको एक एग्जांपल में लिखा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 2,50,000। आपने जो कॉस्ट खरीदी थी, सॉरी आपने जो एसेट्स खरीदी थी उसका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितना है, 2,50,000। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इज 10 ईयर्स, और आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी बता दिया कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है उसका वो 10 साल है, 10 साल से ज़्यादा वो चलने वाला नहीं है ना। और 10 सालों बाद उसका नेट रेसिडुअल वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो इस केस में 2 फार्मूला जो मैंने बताया वो क्या बताया, तो सबसे पहले आपको एनुअल डिप्रिशिएशन अमाउंट निकालना है कि एनुअल डिप्रिशिएशन अमाउंट हमारा होगा कितना। तो आपने खरीदा कितने में था, ओरिजिनल कॉस्टिंग कितनी आई थी, 2,50,000। 50,000 अब उसमें से पहले घटा लेंगे, जो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू है हमारा उसको घटा लेंगे। ठीक है, और 10 साल जो हमने एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन निकाला उससे उसको डिवाइड देंगे। तो 2,50,000 माइनस 50,000 यू विल गेट 2 लाख, एंड 2 लाख व्हेन 2 लाख इज डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 20,000 एज योर डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो दिस इज डिप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा डिप्रिसिएबल अमाउंट। 20,000 जो है आपको डिप्रिसिएबल अमाउंट आ गया एनुअल हर साल।
ठीक। अब रेट की हम बात करें कि 20,000 अगर हम डिप्रिसिएट करेंगे हर साल, तो रेट क्या है भाई इसका, कितना परसेंट ये डिप्रिसिएट हो रहा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे हम एनुअल डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना 20,000, ठीक है। नीचे फिर क्या लिखेंगे हम, एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपका, तो एक्विजिशन कॉस्ट था आपका 2,50,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, और चूंकि परसेंटेज निकालना है रेट का तो इसीलिए इंटू 100 हमने कर दिया। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका निकल के आ जाएगा 8%, मतलब कि आपका जो ये एसेट्स है 2.5 लाख का जो आपने एसेट्स खरीदा था, हर साल उसको आपको 8% जो है डिप्रिसिएट करते चले जाना है। तो आज के क्लास में डिप्रिसिएशन के इन्हीं टॉपिक को हमने डिस्कस किया। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को देख लीजिए दोबारा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज और अपने जो आपके प्रॉब्लम होंगे, आपके जो प्रॉब्लम होंगे उन्हें आप लिखेंगे, हम जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा नोट्स के लिए या हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लेट्स लर्न कॉमर्स टाइप कर लें टेलीग्राम के चैनल पे, और वहाँ आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर आपके जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पे राइज कर सकते हैं, या आपके जो क्वेश्चन हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।